बच्चों हम पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसमें तीन टाइप्स ही हमने पढ़े हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, वो है प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल एक्सचेंज। कल हमने इन तीनों के एसेंशियल्स देखे कि राइटिंग में होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, सम भी सर्टेन में होना चाहिए, जो पर्सन बना रहा है मेकर पे वो लोग भी सर्टेन होने चाहिए। चेक में हमने देखा ड्रॉर, ड्रॉई और एक पर्सन पे ही होता है। ठीक है, तो ड्रॉर जो पर्सन चेक बना रहा है, और ड्रॉई यानी बैंक जो पैसे निकाल के देगा, और पे किसी और को पे करेगा। तो जो चेक होता है वो एक्चुअली हमेशा किसके नाम पे होता है? बैंक के नाम पे। ठीक है, अब जब कल हमने ये सब देखा था लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, ये सब हमने रीड करने बोला था, तुम रीड नहीं कर पाए हो क्या? कर लिया, इजी है ये सब कि बैंक की क्या लाइबिलिटी है, अकाउंट होल्डर के सारे राइट्स और उसको बचा के रखे कि अकाउंट होल्डर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी वो नहीं दे सकते, और जो भी उसने पैसा अमाउंट बोला है डालने को वो अपन को डालना है, रिकन्फर्म भी कर सकते हैं अगर उसको कहीं डाउट है तो। इसके बाद एक टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंक और पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पहले तो इनके आगे लिख लो रीड, और मैं बता दे रही हूँ उसमें क्या है। ठीक है, ये समझने के लिए ना पहले हम समझते हैं होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। वो तुम्हारे पेज नंबर में है 620। अभी तक हम देख रहे थे बेरर इंस्ट्रूमेंट्स में, जब हमने देखा था कि होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट है वो, और फॉर टाइम बिंग दैट पर्सन सिर्फ होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? According to Section 8, a person is a holder of negotiable instrument who is entitled in his own name to the possession of a instrument to recover or receive its amount from parties thereto। तो holder of the instrument क्या है? पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट का उसके पास क्या है? पोजेशन है। दूसरा कि वो पर्सन कहीं ना कहीं पैसे लेने में या रिकवर करने के लिए बैठा हुआ है, तभी उसने वो होल्ड किया है चेक कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको वो पैसे मिलेंगे, इसलिए उसने उस चीज को होल्ड किया है। इट इज नॉट एवरी पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट हु इज कॉल्ड होल्डर। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जरूरी नहीं है जिस जिस पर्सन के पास पोजेशन है उसको आप होल्डर बोलोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार सिर्फ एजेंट्स के पास भी हमारे चेक्स रखे होते हैं, तो क्या वो उससे वो पैसा रिकवर करके खुद के पास रख सकते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ अपने ओनर के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए उस चेक को होल्ड करके रखे, तो हम नहीं बोलेंगे कि उसके पास उसका पोजेशन है। एक्चुअल में पोजेशन उसके प्रिंसिपल के पास है, सिर्फ वो फॉर टाइम बीइंग उस चीज को होल्ड करके बैठे। टू बी अ होल्डर द पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट एज पे और द एंडोर्सी, और ही मस्ट बी द बेरर देयर ऑफ। अब ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं? जैसे ए ने बी को एक चेक दिया है, ठीक है, अगर हम चेक ना समझे प्रॉमिसरी नोट समझते हैं, ठीक है, अगर ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट दिया है तो ए क्या है? मेकर, और ये क्या है? पे। ठीक है, तो बी क्या हो गया? होल्डर, क्योंकि वो इस चीज का पोजेशन रखते हैं, वो इससे पैसा रिकवर करेगा। अब बी ने अगर एंडोर्स कर दिया है सी को, ठीक है, तो बी क्या हो गया? एंडोर्सर, और ये क्या हो गया? एंडोर्सी। ठीक है, तो अब जब एंडोर्सी के पास गया तो वो बन गया होल्डर। तो जब भी हम देखेंगे कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी पर्सन का नाम लिखा है, या तो वो पेई है या वो एंडोर्सी है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो होल्डर है, और बेरर इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम उस पर्सन को होल्डर बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय थेफ्ट और अंडर फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट अ होल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी किसी ने फॉर्जरी करके या चोरी करके कोई चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट उठाया है तो उसको हम होल्डर नहीं बोलेंगे। ठीक है, as he is not entitled to recover the instrument, the holder implies जो holder in law है। holder in law मतलब जिसमें लीगली किसी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा और उस पर्सन का उसमें नाम लिखा होगा, इसलिए हम होल्डर जो इन लॉ है उसी को हम होल्डर बोलेंगे। एंड नॉट इन फैक्ट, an agent holding an instrument for his principal is not holder although he may receive its payment। हमने एग्जाम्पल देखा कि एजेंट कभी भी होल्डर हम उसको नहीं बोलेंगे, बस वो रिसीव करता है पेमेंट्स, पर वो उस टाइम के लिए होल्डर नहीं कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा होल्डर। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स देखो, सेक्शन 9 स्टेट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अ पर्सन फॉर कंसिडरेशन, अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन obtains possession of negotiable instrument if payable to
bearer, the payee or the endorsee thereof, if payable to order before its maturity and without having sufficient cause to believe that defects existed in the title from whom he is derived the title. अभी क्या होता है, जैसे कि फॉर्जरी करके किसी को एक चेक मिला है, चलते चलते एक चेक गिरा हुआ मिला, अब उसने क्या किया, चेक थोड़ी देर के लिए रखा अपने पास और उसको कहीं पे करना था तो फिर उसने पे किया, तो जैसे चेक मिला किसी अमित को, अमित ने सोचा मैं इसको डॉली को पे कर दूंगा, तो अभी क्या हो रहा है कि फॉर्जरी करके अगर आपको मिला है तो आप होल्डर नहीं हो, पहली बात तो। फिर भी अगर आपको फॉर्जरी करके मिला है, आपने किसी और को दे दिया, डॉली को दे दिया, और डॉली ने गुड फेथ में आपसे लिया, तो डॉली क्या हो गई, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि क्या हुआ है, उसको भले टाइटल डिफेक्टिव मिला था, जिसने फॉर्जरी करके, फॉर्जरी यानी झूठा साइन करके, ठीक है, जिसने रॉन्गली साइन करके एक चेक ट्रांसफर किया है आगे, वो तो होल्डर नहीं है, पहली बात क्लियरली बोला है लॉ में। लेकिन जब उसने ट्रांसफर कर दिया और सामने वाले ने गुड फेथ में ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। In order to be a holder in due course, a person must satisfy following condition. He must be the holder in instrument, ठीक है, of course उसके पास जाएगा तो वो होल्डर बन जाएगा। He should have obtained the instrument for value and consideration, of course उसको पे करना था इसलिए उसने वो चेक या उसको पैसा मिलना था इसलिए उसने चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है। He must obtain the negotiable instrument before its maturity. The instrument should be complete, regular on the face of it. दिखने में तो वो पूरा complete regular, उसमें साइन है, अकाउंट नंबर है, नाम है, सब कुछ है। The holder must should take the instrument in good faith. जो बच्चे लेट आए हैं उनको बता दूं, जो हमारा 661 जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर वाला टॉपिक स्टार्ट करना था हमको, वो समझने के लिए हम पहले नीचे का टॉपिक समझ रहे हैं। तो हमने समझा पहले होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो होल्डर क्या होता है, हमने अभी तक हमने देखा था कि होल्डर यानी बेयरर इंस्ट्रूमेंट, जो पर्सन उसको होल्ड कर रहा है। होल्डर की डेफिनेशन में होल्डर का मीनिंग जो लॉ में एक्सप्लेन किया है, वो बोल रहे हैं कि यार जब आपके पास पोजेशन आ जाता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो आप क्या बन जाते हो, होल्डर। कई बार किसी पर्सन के पास पोजेशन तो है पर वो पेमेंट रिकवर उसके पास नहीं होगी, इसलिए वो उस टाइम के लिए होल्डर नहीं होता है। जैसे कि एजेंट, प्रिंसिपल का जो एजेंट है वो क्या काम करता है, जाके चेक ले आता है, वसूली पे जाते हैं लोग, चेक ले आते हैं, तो क्या उस चेक का पैसा उस एजेंट को मिलना है, क्या नहीं मिलना है, पर उसके पास पोजेशन है उस चीज का, जब तक वो 2 दिन में वसूली वगैरह करके अपने ओनर को, प्रिंसिपल को देगा, तो उस टाइम के लिए हम उसको होल्डर नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास पोजेशन तो है पर पेमेंट वो रिकवर नहीं करे। तो जो पर्सन अल्टीमेटली पेमेंट रिकवर करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, पोजेशन रखता है, इंटाइटल होता है कि हाँ इसका पोजेशन मेरे पास है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, होल्डर, बस, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में पेई का नाम लिखा हो, एंडोर्सी का नाम लिखा हो, या बेरर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर यानी ब्लैंक नेम है, तो ये सब लोग क्या हो जाते हैं, होल्डर। जैसे कि ए ने प्रॉमिसरी नोट बी को दिया, ए क्या है, मेकर है, बी क्या है, पेई है, जो ए ने बी को दिया तो पेई क्या हो गया, होल्डर, ठीक है। अब जब बी ने एंडोर्स किया तो बी हो गया एंडोर्सर, सी हो गया एंडोर्सी, तो होल्डर अब कौन हुआ, सी, ठीक है। चलो ये हो गया होल्डर। जब हम देख रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये तुमने हाफ ऑफ द साइड तो सुन ही लिया होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब आपके पास कोई चेक आया है, आपने उसको कंसिडरेशन के लिए लिया है कि हाँ इससे मुझे कोई वैल्यू, कोई मनी, कोई कंसिडरेशन रिसीव होगा, और मैंने गुड फेथ में लिया है, इररिस्पेक्टिव कि सामने वाले ने उसमें झूठे किसी और के साइन किया है, या सामने वाले को डिफेक्टिव टाइटल मिला है, या सामने वाले ने इसको कहीं और से उठाया है, चुराया है, इसमें थेफ्ट और फ्रॉडरी वर्ड लिखा है, और प्लस ये लिखा है कि तो उसके पास कोई डिफेक्टिव टाइटल था, पर जिसने उसको लिया है इन गुड फेथ, उसको क्या हम बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब एक और चीज हम वो समझने से पहले समझ लेते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक, फिर हमें बैंक की चीजें समझ आ जाएंगी कि बैंक कहां पे प्रोटेक्ट चाहता है, ठीक है। एंडोर्सर और एंडोर्सी क्या होता है बेटे, जैसे तुम और मैं बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तुमने मुझसे गुड्स लिए, ठीक है, तो तुम क्या हो गई, मैंने तुम्हें एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, ठीक है, नहीं अभी नहीं, वो एंडोर्सी। फर्स्ट टाइम क्या होता है, मेकर और पेई होते हैं, मेकर और पेई, ड्रॉर ड्रॉई, ठीक है। जैसे मैंने कोई बिल बनाया है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो मैं ड्रॉर हूं, तुम ड्रॉई हो, तुम क्या करोगी, मुझे उसका पैसा दोगी जो गुड्स तुमने मुझसे लिए हैं, तुमने गुड्स आगे बेचे, ठीक है, तो तुमने वही बिल ऑफ एक्सचेंज आगे दे दिया, तो तब तुम एंडोर्सर बन गई। जब आपने पहला पर्टिकुलर फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो जब सेकेंड टाइम आप ट्रांसफर करते हो तो आप एंडोर्सर और एंडोर्सी बन जाते हो।
चलो, हमने सबने देखा है चेक्स क्रॉस होते हैं, ठीक है। उसमें तीन टाइप की क्रॉसिंग होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशल, और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, जनरल, स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव। देखो, क्रॉसिंग ऑफ चेक में क्या बोला है, अ चेक ईदर ओपन और क्रॉस्ड। अ ओपन चेक कैन बी प्रेजेंटेड बाय द पे टू द बैंक पेइंग बैंकर। हमेशा जो हम चेक बनाते हैं, चेक हम किसको देते हैं, बैंक के नाम पे आता है चेक, ठीक है। तो पेइंग बैंकर का, एंड इट इज पेड ओवर द काउंटर। ये हो गया ओपन चेक, आपके पास चेक है, आप काउंटर पे गए, ये दे दो और उसका पैसा आपको तुरंत मिल जाता है। क्रॉस चेक कैन नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर बट मे बी कलेक्टेड थ्रू अ बैंकर। क्रॉस चेक क्या होता है, कहीं ना कहीं आप क्या बोल रहे हो कि ये क्रॉस चेक है, दो लाइंस लगे, क्रॉस चेक कुछ नहीं, बस ये दो लाइंस लगा देते हो। आप क्या करते हो, ये दो लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ लिखते हो या कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है। तो जनरल में क्या होता है कि आपने ये दो लाइन बना दी, स्पेशल में आपने पर्टिकुलरली किसी का नाम लिख दिया, ए एंड बी कंपनी है वो, रिस्ट्रिक्टिव में बैंक अकाउंट लिख देते हो कि इसी बैंक के पास ही जाएगा ये चेक, ठीक है। अभी हम इन डिटेल इनको समझेंगे। जब हम बात करें क्रॉसिंग ऑफ चेक की, तो आप ओवर द काउंटर जाके पैसा कलेक्ट नहीं करते हो, आप चेक दे देते हो, आपके बैंक में या जिस भी अकाउंट का नाम लिखा है उसमें जाके पैसे चले जाते हैं, ठीक है। अ क्रॉसिंग इज डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर टू पे द मनी जनरली टू द बैंकर, ठीक है। पैसा कहां जाता है, बैंकर के पास, और अ पर्टिकुलर बैंकर, तो कोई भी बैंक या फिर पर्टिकुलर बैंक। नॉट टू पे अदरवाइज, इसके अलावा पेमेंट नहीं होती। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग इज टू सिक्योर पेमेंट ऑफ अ बैंकर, ठीक है, सो दैट इट कुड बी ट्रेस टू पर्सन रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द चेक। अब ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बैंक हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि मैंने ना चेक ना आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल दिया, मैंने किसी को कैश दिया, इसका मेरे को प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो गए। अभी क्या हो रहा है, बैंक टू बैंक कैसे हो रहा है, जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में, किसी और का एक बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई, एसबीआई समझ लो, चलो एचडीएफसी में मैंने एक चेक ड्रॉ किया एचडीएफसी का, और मैंने वहां क्रॉस लाइन बना दी कि ये जाता है अंशिका को, अंशिका एंड कंपनी, ठीक है। तो अंशिका एंड कंपनी का जहां भी बैंक अकाउंट होगा, हो सकता है एचडीएफसी में हो सकता है एसबीआई में हो, तो वो वाले कोई भी बैंक में जहां इन मैडम का अकाउंट है वहां ये पैसे चले जाने चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर बैंक बोल रही हूँ, अंशिका एंड कंपनी, और नीचे मैंने लिख दिया एसबीआई बैंक, तो फिर एचडीएफसी को उसके एसबीआई अकाउंट में अंशिका एंड कंपनी में ही पैसे डालने पड़े, ठीक है। तो ये टाइप्स है, जनरल, स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टिव। The crossing is a direction to paying banker that the check to be paid only to the banker or a specified banker. ये हमने देख लिया। To restrain negotiability, adding the word not negotiable. Negotiability का मतलब हमने क्या देखा है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो आप इसको कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो क्लियरली लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल है, पर वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रांसफरेबल है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने क्या लिख दिया है, क्रॉस करके मैंने लिख दिया अंशिका एंड कंपनी, ठीक है। अब मैंने नीचे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। ये बैंक को एक मैसेज है कि सुनो बैंक, चुपचाप ना इसे अंशिका के उसमें डाल दो, इसे कहीं आगे तुम्हें ट्रांसफर, मतलब इसे नेगोशिएट आगे करने की जरूरत नहीं है, ये बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये मैंने क्लियरली पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर बैंक और नॉट नेगोशिएबल लिख दिया। तो अगर आप नॉट नेगोशिएबल लिख देते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो वो चेक है वो सिक्योर्ड हो जाता है और वो इसी के पास जाएगा। इसे कहीं ट्रांसफर करना है तो पहले इसे पैसे रिसीव करने पड़ेंगे और फिर वो उसे ट्रांसफर कर सकती है, या फिर अकाउंट पे ओनली, यानी कि मैंने लिख दिया है, अब एक ही वर्ड है, इसको और करके नॉट नेगोशिएबल मतलब कि कहीं और मत डालना प्लीज, इसे इसी के अकाउंट पे ही ओनली, मतलब चुपचाप अंशिका के ही अकाउंट में ये पैसा डाल दो। It is necessary. A cross bearer check can be negotiated by delivery or cross order check by endorsement and delivery. ये चीज समझी, अगर बेरर है, क्रॉस चेक में कुछ भी नाम नहीं लिखा है, सिर्फ क्रॉस लगा है, तो वो आगे डिलीवर हो सकता है। क्रॉसिंग अफोर्ड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू द होल्डर ऑफ द चेक। क्रॉसिंग से सामने वाले को सिक्योरिटी मिल जाती कि हाँ यार ये मेरा ही चेक है, ये किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अब मोड्स ऑफ क्रॉसिंग, जैसे कि हमने देखा तीन टाइप्स है, जनरल, स्पेशल और एक और अनदर टाइप है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ये देखो नीचे तुम्हारे इमेजेस बनी है, एंड कंपनी लिख दिया, नेगोशिएबल लिख दिया, पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख दिया, विद क्रॉसिंग लाइंस लिख दिया। तो ये लिखा है स्पेसिमेन ऑफ जनरल क्रॉसिंग, ये है स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग,
ठीक है, तो स्पेशल क्रॉसिंग में देखो नॉट नेगोशिएबल और बैंक का नाम भी लिख दिया, कैसे भी आप लिख सकते हो चेक के ऊपर। It is a general crossing where the check bears across its face an addition of two parallel lines or addition of the words and company. Between them an addition of word or not negotiable. कुछ भी आप लिख सकते हो. As stated, where a check is crossed generally, the paying banker will pay any banker. Two transverse parallel lines are essential for general क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग में क्या होगा, सिर्फ दो लाइंस आपको होनी चाहिए, सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया है, दो पैरेलल लाइंस या दो ट्रांसवर्स यानी आमने सामने दो लाइंस आपकी आनी चाहिए. इन केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग द होल्डर और द पे कैन नॉट गेट द पेमेंट ओवर द काउंटर ऑन द बैंक बट थ्रू अ बैंक ओनली. आप चेक देने गए तो आपको पैसे तुरंत हाथ में नहीं मिलते, आपके बैंक में आ जाते हैं. हम कितने चेक से जो सिर्फ बैंक में सबमिट करने जाते हैं कि अकाउंट में खुद ही पैसे आ जाएंगे. द एडिशन ऑफ द वर्ड एंड कंपनी डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस बट एडिशन ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल. तो आप एंड कंपनी लिख लो या फिर नॉट नेगोशिएबल लिख दो. Restricts the negotiability of the check in case of transfer. The transferee will not give a better title than of a ट्रांसफरर. तुम अपने बुक में साइड में लिख लो, जहां भी वर्ड आएगा नॉट नेगोशिएबल उसका मतलब है ट्रांसफरी विल नॉट गिव अ बेटर टाइटल than that of transferor. Transferee will not give a better title than that of a transferor. मतलब कि जो चेक ओरिजिनली आपको एक टाइटल के थ्रू मिला है, बेटर टाइटल एंटाइटलमेंट आपको मिला है, वो आगे ट्रांसफरी वैसा टाइटल आपको नहीं दे पाएगा. ठीक है, बस इतना ही मतलब है. इसका मतलब ये नहीं है हमेशा कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर जो ओरिजिनलिटी है ऑफ द चेक, उसमें जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. फिर आप एक टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो, वो बेटर टाइटल होगा. इसको ट्रांसफर करने से आपको हमेशा बेटर टाइटल नहीं मिलेगा. अगर मैंने चेक में क्रॉसिंग लाइंस बना के ये लिख दिया है, अंशिका एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, ये चेक दिशा के पास गया, क्या दिशा के पास जा सकता है? यस, जा सकता है, पर दिशा के पास उतना बेटर टाइटल नहीं आएगा जितना बेटर टाइटल मैंने अंशिका को दिया. ये ऐसे बेटर टाइटल मतलब कि यार इसमें जब इस चेक में लिखा है कि ये क्लियरली 2 लाख रुपए का एक चेक है फॉर हर, ठीक है, मैंने अपने बैंक को दिया है, मेरे बैंक ने क्या किया है, जाके ये अंशिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. अब यही चेक दिशा ले गई तो पहले अंशिका के में ट्रांसफर होगा, फिर अंशिका एक ट्रांजेक्शन करेगी जो दिशा के में ट्रांसफर होगा. तो चेक तो आपको मिल जाएगा, पर आप घुमा घुमा के ही आपको पैसा आएगा. इट्स बेटर कि अंशिका खुद जाके अपना करे और फिर पैसा अपने नए चेक से उसको दे दे. मतलब सबसे बेटर चीज क्या है, आप अपने बैंक का खुद चेक दे दो. आप किसी और का चेक किसी और को दे रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट पे हर, बट उससे क्या होगा, वो बैंक को देगी, पहले अंशिका के अकाउंट में जाएगा और फिर तो आपको क्या बेटर टाइटल मिला, आपको ओरिजिनल टाइटल मिला? क्या नहीं मिला, आपको वाया मिला. आपको एक्चुअल में किससे चाहिए था? अंशिका से. आपको किससे मिला? साक्षी के अकाउंट से. तो आपके अकाउंट में भी 2-4 ट्रांजेक्शन हो गए कि आप पहले एक चेक दिया, हाँ भाई दिशा एक चेक लेके आई है, ये पहले अंशिका को डालो, फिर क्योंकि दिशा ने बोला ये मेरे पास चेक है, मेरे पास गुड फेथ में आया है, मैं इसको इनकैश करा सकती हूँ, बट मैम पहले इनके अकाउंट में जाएगा फिर उनके अकाउंट में आएगा, तो आपको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा. सिर्फ इतना बोला है, ठीक है, सबको समझ आ गया? नॉट, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्रॉसिंग ऑफ चेक्स वो तुमसे एग्जाम में नहीं पूछ रहे, पर तुम्हारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि शायद कोई एग्जाम्पल आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए. अभी आएगा, अभी रिस्ट्रिक्टिव में भी आएगा. ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में हमने देख लिया, बेरर भी सिर्फ 2 क्रॉसिंग भी चलता है. ठीक है, अभी देखो, अब ये हो गया तुम्हारा जनरल क्रॉसिंग.
ठीक है, where a check bearers across its face an addition of the name of the banker either with or without the word not negotiable. हो सकता है ये वर्ड हो और ऐसा हो सकता है कि ये वर्ड नहीं हो. That addition constitute a crossing and the check is crossed specially to that banker. The paying banker will pay only to the banker whose name appears across the check or his collecting agent. Parallel lines are not essential but the name of the banker is special crossing. अभी क्या हो गया, मैंने क्या किया था, अंशिका एंड कंपनी लिख रही थी 2 लाइंस डाल के, या नीचे नॉट नेगोशिएबल, या अब मैं अगर लिख दूं एसबीआई बैंक, अब मैंने क्या बोल दिया अपने बैंक को, भैया और कोई बैंक में पैसा नहीं जाना चाहिए, एसबीआई बैंक में जाना चाहिए, नीचे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल. प्लस ये मैंने किसके नाम पे डाला है, अंशिका. ये चेक अंशिका के पास गया, अंशिका का एसबीआई में अकाउंट होगा तो हमारा ऑब्वियस डिस्कशन हुआ होगा, या नहीं भी होगा तो मुझे नहीं पता, ये एसबीआई में ही जाना चाहिए. ये हो गई स्पेशल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग में क्या आ जाता है, जब आप पर्टिकुलर बैंक का नाम स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर देते हो. जनरल क्रॉसिंग में मैं एंड कंपनी लिख दे रही थी कि इस पर्सन को दे दो, मुझे नहीं मतलब किसी भी बैंक अकाउंट में दे दो उसके. स्पेसिफिक में मैं बोल रही हूँ इस पर्सन को चेक जा रहा है और उसके बैंक का नाम. ठीक है. In case of special crossing, the paying banker is to honor the check only when it is prescribed to the bank mentioned in the crossing or its agent bank. तो आपने उसकी ब्रांच या जो भी आपको उस बैंक अकाउंट में डाल देना है. अकाउंट पे क्रॉसिंग यानी जब आप अकाउंट पे ओनली लिख देते हो, इसका मतलब है सच क्रॉसिंग डज इन प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्ट नेगोशिएबिलिटी ऑफ द चेक. ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, नेगोशिएबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी. It warns the collecting banker that the proceeds are to be credited only to the account of the payee. ठीक है, और द पार्टी नेम्ड और हिज एजेंट, उसमें जिसका नाम लिखा है मैंने रिस्ट्रिक्ट करके मेंशन करके नाम आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस बैंक अकाउंट में इस पर्सन के अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए. मतलब अगर दिशा वो चेक ले भी जाती ना तो उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो बोलेंगे अंशिका लेके आओ मैम, आप साइन करिए, हाँ ये आपका चेक है, और फिर हम आगे आपको ये पैसा डलवा देंगे. ठीक है, इफ द कलेक्टिंग बैंकर अलाउज द प्रोसीड्स ऑफ चेक बेयरिंग एंड सच क्रॉसिंग टू बी क्रेडिटेड टू एनी अदर अकाउंट, ही विल बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस. अगर बैंक ने बोल दिया, अगर दिशा फिर बोलेगी अरे वो मेरी बहन लगती है आप कर दो, अगर बैंक ने कर भी दिया तो गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस में आ जाएगा कि उसने ये चीज निग्लेक्ट की. जब मैंने बोला था अकाउंट पे ओनली, तो आप कैसे किसी और के अकाउंट पे डलवा सकते हो, नो मैटर वो सेम फैमिली से. आखिर बैंक्स देखो फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है, सबका एक फैमिली बैंकर होता ही है, वो करते हैं, लेकिन ये गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस में भी खड़े हम उनको कर सकते हैं क्योंकि हमने क्लियरली आपको मेंशन किया था, आपने वो चीज नहीं मानी, ऐसा एक्ट में लिखा है. उसके बाद and will not be entitled to protection given to the collecting banker. Such crossing does not affect the paying banker who is under no duty to ascertain that the check is in fact collected for the bank account of the person and named as पे. अब इसमें दोनों का रोल है, कलेक्टिंग बैंकर होता है और पेइंग बैंकर होता है. पेइंग बैंकर को क्या करना है, एक अकाउंट में डलवाना है. अब जैसे उसने क्या किया, चेक एसबीआई पहुंचा दिया, भाई ये तुम्हारा पैसा है तुम रख लो. एसबीआई की ड्यूटी है कि अंशिका के अकाउंट में ही वो पैसा जाना चाहिए. ठीक है, तो वो कलेक्टिंग बैंक हो गया. अब नीचे लिखा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. अभी हमने इसका मीनिंग समझा, ये अपन को एक बार रीड करना है. इसमें शायद एक एग्जाम्पल है, वो मैं बता देती हूँ. नहीं है इसमें, ठीक है मैं बता दूंगी. चलो अब पहले ऊपर आ जाओ, तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर. अभी क्या हो रहा है, जैसे बैंक के पास हमने इतने देखे क्रॉस चेक्स जा रहे हैं, बेरर चेक्स जा रहे हैं. बेरर चेक्स क्या होता है, ब्लैंक होता है पर्टिकुलर, हर कोई साइन करके दे रहा है, हर कोई साइन करके दे रहा है बैक ऑफ द चेक में. ठीक है, तो बैंक को क्या पता है यार कि सबके साइन क्या होते हैं. हमारे यहाँ जो कस्टमर्स हैं हमें उनके साइन पता है ना, हमें हमें नहीं पता दूसरे दूसरे कस्टमर्स के सिग्नेचर्स क्या है. तो हमने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो आप बैंक को हमेशा लायबल मत ठहराओ कि आपने चेक क्यों नहीं किया साइन. भाई आप 10 जगह चेक ट्रांसफर करके बेयर करके करके होल्डर कर करके मेरे पास लेके आ रहे हो, उसमें लास्ट जिसका साइन है हमने मान लिया वो साइन है, हमें नहीं पता वो फॉर्जरी का है, थेफ्ट का है या कुछ भी है. तो यहाँ पे हम इस एक्ट में बैंक को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं. जब इतने सारे सिग्नेचर्स आते हैं तो हम बस इस चीज से बैंक को प्रोटेक्शन दिलाते हैं कि यस बैंक शुड नो सिग्नेचर ऑफ देयर ओन कस्टमर, नॉट एनी अदर पर्सन.
ठीक है। तो अगर आपके पास इतने सारे सिग्नेचर्स होके आ रहे हैं और उसके बाद कोई आपको बोल रहा है कि ये गलत आपने ट्रांसफर कर दिया है अमाउंट, तो वो बोल सकता है कि यार यहाँ मैं प्रोटेक्ट होता हूँ, मेरे को आपका साइन पता है, मेरे को आपके घर वालों के साइन नहीं पता, आप मेरे कस्टमर हो, मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं सबके साइन याद रखूं, मैं अपने कस्टमर्स के साइन याद रखूंगा। ठीक है, इसको एक बार रीड करना है ये, और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, where the check payable to order purpose to be endorsed, बार बार endorse हो रहा है, और on behalf of the pay bank is discharged by the payment in due course, बैंक ने पे कर दिया तो उसको आप लाइबल मत ठहराओ, बैंक ने जो कर दिया पे करने के बाद, उसके बाद बैंक डिस्चार्ज हो जाता है इस चीज से। ठीक है, बैंक को हम कहीं पे भी लाइबल इस चीज के लिए नहीं ठहराएंगे कि इतने सारे एंडोर्समेंट हुए आपने चेक नहीं किए, बैंक हर सारे एंडोर्समेंट चेक नहीं करेगा। एंडोर्समेंट क्या होता है, ए ने बी को दिया, फिर बी सी डी ई, फिर घूम घाम के फिर ई अपने बैंक में ले जा रहे, भाई हमें आपका साइन पता है, जहां जहां से लेके आए हो हमें उनके साइन नहीं पता है। ठीक है, ऐसी पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, एनी पर्सन लाइबल टू पेमेंट to make payment under a negotiable instrument must make the payment of the amount therein in the due course in order to obtain valid discharge against holder। इसमें बस क्लियरली बोला है कि जब आपके पास आ गया है तो आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ा कि फाइनली उसके पास चेक आ गया, हमको नहीं पता उसके पास डिफेक्टिव टाइटल आया है, फॉर्जरी आया, थेफ्ट आया। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बैंक के पास चेक आया, बैंक ने पेमेंट कर देना, अपने आप को डिस्चार्ज कर देना है। जिसके पास जो होल्डर ऑफ द चेक था आप उसको पैसे दे दो, आपने वेरीफाई किया हाँ हमारे अकाउंट का है, हाँ इसमें हमारे वाला साइन है। हम थोड़ी देख के बैठेंगे कि वो फॉर्जरी से लेके आया है कि थेफ्ट से लेके आया है, बैंक कर देता है पैसे ट्रांसफर, तभी इजिली लोगों को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि फॉर्जरी करता है तो इसमें हमें सिक्योरिटी कहाँ मिलती है। ठीक है, तो आगे क्रिमिनल नेगोशिएबल एक्ट कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट से भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो आईपीसी से जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे नेगोशिएबिलिटी होती है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साइन किसी ने जाली साइन किया है, आपके फॉर्जरी किए, तो आप प्रूफ कर लो एविडेंस देके कि यार मैंने तो ये चेक साइन किया नहीं, ये पैसे मेरे अकाउंट से जा कहाँ से रहे। आप दिखा दो कि आपकी चेकबुक चोरी हो गई है, आपके पर्सन कोई ना कोई आपके साइन कॉपी करके आपके बैंक अकाउंट से, तो आप किसी पर्सन के आपको डाउट है, आपको लग रहा है, आपने कैमराज में पता किया, तो आप केस फाइल करो और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ सेक्शंस लेके, आईपीसी के सेक्शंस लेके आप उस पर्सन को क्रिमिनली लाइबल ठहरा सकते हो। हमें लास्ट में एक सेक्शन है 138 नेगोशिएबल में, वो बेसिकली डिसऑनर्ड ऑफ द चेक है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं और आप सामने वाले को चेक दिए जा रहे हो। ठीक है, तो आप उसके अगर बाउंस हो रहे हैं आपके चेक, आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्ट उठा सकते हो 138 का नेगोशिएबल लेके, और प्लस क्रिमिनल के जो भी सेक्शंस आपको अप्लाई करने हैं कि आपके साथ झूठ कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है ये वो, तो अब आप जाके उसको कवर अप, दोनों सेक्शंस कवर करके क्रिमिनली सामने वाले को लाइबल कर लेते हो। तो हम देखेंगे लास्ट में 138। ठीक है, इसके बाद है कलेक्टिंग बैंकर। ठीक है, कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, जिसको पैसे, जैसे मैंने एचडीएफसी का बैंक काटा, और फिर कलेक्टिंग बैंकर कौन है, एसबीआई। अभी तक हम देख रहे थे कि अभी जब हमने क्रॉसिंग ऑफ चेक्स देखा तब हमें बार बार वर्ड आ रहा था कलेक्टिंग बैंकर। ठीक है, कलेक्टिंग बैंकर यानी एसबीआई बैंक हमारे एग्जाम्पल में। अब एसबीआई बैंक को जब लिख दिया है कि अकाउंट पे ही होना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ इसी के अकाउंट में जाना चाहिए, दिस इज नॉट नेगोशिएबल, तो वहां उसकी ड्यूटीज आ जाती है कि हाँ उसे ये सब क्रॉसिंग ऑफ चेक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन कलेक्ट करता है, जो बैंक चेक कलेक्ट करता है, उसका काम क्या है, उधर ही पे उसको आगे जमा कर देना। अगर वो बेरर है, आगे और ट्रांसफर हो सकता है, तो बैंक उसे आगे और करवा सकता है। इस वाले को भी हमें एक बार रीड करना है। ठीक है, अब एक बार हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग बैंकर, बच्चे जैसे एचडीएफसी है, मैंने यहाँ पे चेक साइन किया। ठीक है, एक चेक मैंने दिया एचडीएफसी बैंक का, किसको दिया मैंने, एसबीआई को। तो यहाँ पे ये हो गई पेइंग बैंकर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अकाउंट, पैसे किस अकाउंट से कटेंगे, एचडीएफसी से। ये हो गई कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर का रोल ही तब आता है जब मैंने अपने चेक में साइन करके लिख दिया है एसबीआई। ठीक है, जो स्पेशल क्रॉसिंग है, जब मैंने बैंक का नाम लिख दिया है, तो ये अल्टीमेटली कलेक्ट करेगी इसको। ठीक है, क्योंकि इसी अकाउंट में जाना चाहिए ना, मेरे अकाउंट से आप पैसे काट के ट्रांसफर मत करो, आप चेक यहाँ लो, कलेक्ट करो। अब इसके अंदर आगे लिख दिया है अंशिका एंड कंपनी, तो ये इसकी क्या ड्यूटी है, अंशिका के अकाउंट में डाले। अगर अंशिका और
का नाम, मतलब ये पूरा अकाउंट नंबर अंशिका का डला हुआ है कि इसमें पैसे जाने चाहिए, पता है कि उसके लिए है, यहाँ मेरा साइन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अकाउंट पे ओनली, तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्सन ने, कलेक्टिंग बैंकर की ड्यूटीज है कि इस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है, उसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका रोल प्ले होता है, इसको इस धर पे पैसा डालना है, ये इसी के लिए आया है। ठीक है, इतना सारा उन्होंने दिया है ना, इस हमसे वो पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ये सब बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, हमें क्योंकि कलेक्टिंग बैंक और इन सब के बैंक की कोई डिफरेंसेस भी नहीं है, हमें इससे कोई केस लॉ वो नहीं बनाएंगे, जस्ट ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं इसलिए उनका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन बुक में दिया हुआ है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट? देखो अभी हमें पता है एसेंशियल्स, सर्टेन होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, स्टैम्प टिकट्स होनी चाहिए, इसमें जो लोग हैं वो भी सर्टेन होने चाहिए, जो पे है वो सर्टेन होना चाहिए, आपने एक टाइम पीरियड लिखा होना चाहिए उसमें। ठीक है, वो सारे एसेंशियल्स इजी है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। ठीक है, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। ये हमने पढ़े थे कल, एम्बिगुअस और इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनका बेसिक डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ 2 पैराग्राफ में इनके मीनिंग्स बताने, क्योंकि तुम्हारी बुक में भी इनका डिफरेंस नहीं है। तो एम्बिगुअस क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि वो किसके नाम पे है बेयर। तो मैं उसके शॉर्ट पॉइंट्स तुमको दे दूंगी। ठीक है, आज ही व्हाट्सएप पे भेज दो। रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट यार दे दूंगी, मेरा कल फेस्टिवल था यार। नेगोशिएबिलिटी और असाइनेबिलिटी का डिफरेंस आगे पढ़ेंगे हम, असाइनेबिलिटी। ठीक है, यार इतने का केस हुआ। देखो सब इधर देखो, एक एक्स ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ वाई, अ माइनर। वाई ने क्या किया? एंडोर्स किया द सेम इन फेवर ऑफ जेड। द चेक इज dishonored by the bank on ground of inadequate funds. What legal remedy is available to Z under the provision of Negotiable Instrument Act? पहली बात तो माइनर था, एक ये हो गया।
दूसरा एंडोर्स किया है उसने जेड से। अब देखो चेक किसने ड्रॉ किया है बच्चे, एक्स ने, मतलब एक्स के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, है ना। तो अब क्या होता है ना, डिसऑनर वाला चेक वो जा सकता है एक्स पे, प्लस माइनर वाली चीज आ गई है तो ये लड़ सकता है माइनर के केस में कि भाई पहली बात तो इसने एक्स के वाई के फेवर में दिया, माइनर के केस में लड़ सकता है कि आपने माइनर से एक चेक लिया है तो आप माइनर के अगेंस्ट लाइबिलिटी नहीं इंक्रीज कर सकते। वैसे भी डिसऑनर चेक्स इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स किसके में है, एक्स के में, तो एक्स के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। अभी हम 138 सेक्शन देखेंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक्स होते हैं तो फिर आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल होती है, तो आप इस पर्सन से पैसे ले सकते हो। अब उसने एंडोर्स कर दिया है तो उसको अब वहां पे ये हो गया कि यार वाई से बिजनेस, आप वाई के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ वाई लड़ सकता है कि मैं माइनर था तो आप मेरे से पैसे लेने मत आओ। और यस कि हाँ जेड भी कहीं ना कहीं माइनर के साथ डील कर रहा है तो एक्स की सिक्योरिटी में बोल सकता है तुमने माइनर से लिया ही क्यों, ठीक है, एक्स अपने फेवर में ये बोल सकता है। अब लेके जब हम 138 पढ़ेंगे ना तब ये सेम एग्जाम्पल दिया हो तो तुमको सोल्यूशन समझ आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया है बस। अभी हमने देखा whether a person who has obtained possession of an instrument by theft under a forged endorsement is a holder of the negotiable instrument, discuss। क्योंकि बस होल्डर इन ड्यू कोर्स तब देखते हैं हम, तो यहाँ में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स बताना है। होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर गुड फेथ में मिला उस पर्सन को ठीक है, पर अगर आपने, सही बात है, अगर आपने फॉर्जरी और थेट से लिया तो आप होल्डर नहीं हो, ठीक है। का डिफरेंस ये हमने भेज दिया था तुमको, तब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। डिफरेंस में प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है। देखो एक और क्वेश्चन, ए ड्रॉज A draws and B accepts the bill payable to C or order, ठीक है। कैसे लिखा है, A ने ड्रॉ किया है, B ने एक्सेप्ट किया है, किसको पे होना है, C को। C endorses the bill to D, D to E, who is holder in due course, decide from whom E can recover the amount under negotiable instrument। देखो कहीं ना कहीं सबके पास चेक आ रहा है तो कहीं ना कहीं हर कोई गुड, हर कोई कहीं ना कहीं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते जाएंगे, जब तक उनके पास है तब तक तो ड्यू कोर्स में हर कोई होल्डर बन रहा है। उसके बाद फिर डिसाइड फ्रॉम ई कैन रिकवर द अमाउंट, तो डी ने किसको दिया है, ई को, और अल्टीमेटली वो किससे रिकवर कर सकता है, लेकिन ए से, सॉरी ए ने ड्रॉ नहीं, ए ने ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, किसको पे होना है, सी को। तो अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस फर्स्ट पार्ट में किससे आया था, बी से। देखो ए है, इसमें एक तो शिफ्ट नहीं होगा, ए ने ड्रॉ किया, जो एक्सेप्ट करता है वही पे ही होता है ना। अब ए ने क्या बोला, मैं तुम्हारे नाम पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, मुझे पैसे मत देना, ये काम करना सी को दे देना मुझे अल्टीमेटली, क्योंकि सी को देने ही है, तो पैसे किसको मिलने हैं, सी को। सी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, डी को दे दो, डी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, ई को दे दो, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, फाइनली पैसे किसको मिलने हैं, ई को। किससे मिलने हैं, ठीक है, ऐसे घुमा के देते हैं वो लोग। मैं इसके आंसर बताती हूँ। और ऑर्डर मतलब सी ऑर्डर कर सकता है ना कि मेरे को नहीं इसको दे दो, मेरे को नहीं इसको दे दो, मेरे को नहीं इसको दे दो, ऐसे, ठीक है। तो वो कर ही रहा है ऑर्डर, डी को दे दो, ई को दे दो, ऐसे। देखो ए ने ड्रॉ किया है, ए कौन है, अमित है, ठीक है। बी ने एक्सेप्ट किया है, बी कौन है, डॉली। तो पे किसको करना है, हाँ अभी सी मैंने बताया ही नहीं तुमको, अपने मन से बोलो, कौन सी भाई, ए और बी है, अमित और डॉली। तो ए ने ड्रॉ किया है,
बी के डॉली के नाम पे, तो पे किसने करना है अभी? डॉली ने, डॉली ने, ठीक है। ए बोल रहा है, मतलब अमित बोल रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बेबी बॉस को पैसे दे देना, ठीक है। तो डॉली ने बोला ओके, ठीक है। तो ये हो गए अमित, ये हो गए डॉली, ये हो गए बेबी बॉस। जब बी सी को, मतलब डॉली को, डॉली जब बेबी बॉस को पे करने जा रहे, तो बेबी बॉस ने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरी हीरोइन को दे दो, ठीक है। फिर डॉली गई हीरोइन के पास, हीरोइन ने बोला मुझे नहीं चाहिए, हीरो को दे। हीरो ने बोला अच्छा, अब फाइनली मैं किससे रिकवर कर सकता हूँ? डॉली से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, डॉली सबके पास जा नहीं रही है। सी ने आगे दे दिया डी को, डी ने आगे दे दिया ई को, कि तुम लोग सब पैसे ले सकते हो ऐसे। तो बेबी बॉस ने आगे देता गया। जी अपन ने अभी पढ़ा ना होल्डर एंड ड्यू कोर्स का नहीं बॉक्स बनाया ना, एसेंशियल्स क्या है कि ये होने चाहिए, गुड फेथ में लेना चाहिए और ये सारी चीजें, वो पॉइंटर्स। वो होल्डर है, वो होल्डर है, तुम लेट आई थी। दो चीजें पढ़ी है, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स में मैंने बोला कि अगर, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर फ्रॉडजरी और थेफ्ट से आपको कोई चेक आ रहा है, आपने गुड फेथ में लिया है, आपको नहीं पता डिफेक्टिव टाइटल है, तो आपको भी हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे, ठीक है। वैसे होल्डर का मीनिंग क्या है? जिसके नाम पे हो रहा है, जो बेयरर है, जो अकाउंट पे ही है, ठीक है। ये सब कौन हो गए? होल्डर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको आप बोल रहे हो? जब उसके पास एक पोजेशन आया है, गुड फेथ में आया है। उसके एसेंशियल्स देखो, ये ही मस्ट बी अ होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? सबसे पहले तो वो होल्डर होना चाहिए, होल्डर की डेफिनेशन ऊपर समझी। फिर उसके पास कोई वैल्यू या कंसिडरेशन के लिए आना चाहिए, फिर बिफोर मेच्योरिटी आना चाहिए, गुड फेथ में आना चाहिए, और वो कंप्लीट और फेस ऑन द इट में पूरा कंप्लीट रेगुलर चेक होना चाहिए। तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब अब वो डिनाई नहीं कर सकता कि यार मेरे को, वो कोई नहीं बोलेगा कि आपको फॉर्जरी से मिला है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो प्रूफ कर देगा, देखो मेरे को ऐसे ऐसे मिला है, गुड फेथ में लिया है, फेस से देखो पूरा कंप्लीट चेक है, मेरे को वैसे भी किसी से पैसे लेने थे, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स तो कहलाऊंगा ही, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्टली, समझ आ गया सबको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या ये क्रॉसिंग, क्या ये सब लाइबिलिटी वो पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। वो एसेंशियल्स याद करना है हमको, हमको कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो समझना है, ये डिसऑनरमेंट और ये जो आगे आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी क्या होता है? क्या बोल रहे? एज मेच्योरिटी के, जब उसकी पेमेंट ड्यू डेट आ गई है कि भाई इतने टाइम हमारी मेच्योरिटी पीरियड आ रहा है, ठीक है। चेक्स आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, बट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल नोट्स, इसमें डेट लिखी होती है कि 3 महीने में पे करोगे, 2 महीने में पे करोगे, 6 महीने में पे करोगे, तो उस टाइम पे आपको उसे पे करना है। वो टाइम आ जाता है उसकी मेच्योरिटी। मे बी मेड पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट और आफ्टर द पीरियड ऑफ time. The date on which the payment of instrument falls due is called maturity. आपकी डेट आ गई है सर, आपको आज मुझे पेमेंट करनी थी, वो क्या हो गई? मेच्योरिटी डेट। According to section 22 of the act, the maturity of a promissory note or bill of exchange is the date at which it falls due. According to section 21, promissory note or bills of exchange payable at sight और on presentment is payable on demand. अब एट साइट और इसमें क्या होता है? एक्सेप्टेंस पढ़ा है हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में, सॉरी हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा है, ड्रॉअर और सामने वाला एक्सेप्ट करता है। तो जब वो एक्सेप्ट कर देता है, दो लाइन बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एट साइट, कि उसने पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो तब वो पेबल हो जाएगा, ठीक है। एट साइट जब वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, ओके बिल ऑफ एक्सचेंज में जाए, एट साइट ये लो पैसे, ठीक है। और ऑन द प्रेजेंटमेंट भी मतलब यही होता है कि जब किसी ने आपको वो चीज प्रेजेंट की है कि आपका टाइम आ गया, आप इसे पैसे दे दो। इसमें स्पेसिफाइड पीरियड नहीं था, लेकिन यही टाइम है, हमारे बीच बात हुई थी, ठीक है। ऑन प्रेजेंटमेंट इज पेबल ऑन डिमांड, तो ये क्या हो गया? डिमांड पे आप पे कर रहे हो। अब इट इज ड्यू फॉर पेमेंट एज सून एज इट इज इशूड। तो अब जब आपने डिमांड वाले जैसी दिए, तुरंत आपको ड्यू डेट चालू हो गई, आपको मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो गया, आपको तुरंत पैसे देने हैं। ये क्या हो गया? मेच्योरिटी। तो हमें पहले मेच्योरिटी क्या पड़ा? जब वो फॉल्स ड्यू पड़ता है, जब वो ड्यू डेट आती है कि आपको आज पे करना है, आपने वो डेट मेंशन की थी, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। लेकिन कुछ केसेस में एट साइट और प्रेजेंटमेंट आता है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, प्रॉमिसरी नोट में, तो उस दिन उसकी ड्यू डेट
चालू हो गई है कि आपको अब पे करना है, जैसे मैंने इशू किया आप ये पेमेंट ड्यू हो गई। The question of maturity therefore arises only in case of promissory note and bill of exchange after date, after sight or at the certain period after happening of event which is a certain to happen। इस पे आपकी maturity start हो जाती है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया है, तुमसे अगर वो मेच्योरिटी पूछे तो तुम्हें ये एग्जाम्पल देना है। इसमें डेट्स मेंशन्ड है कि भाई किस दिन से किस दिन तक आपका मेच्योरिटी पीरियड हम कवर करेंगे। ठीक है, होल्डर हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। Capacity to incur liability as the party to negotiable instrument is coincentive with capacity to contract। हमने देखा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी उसकी इनकर करने की लाइबिलिटी की, यस मुझे इसका पे करना है, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड किससे है, जैसे कैपेसिटी टू को कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एवरी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच इज सब्जेक्ट में बाइंड हिमसेल्फ एज ही मे बी बाउंड बाय मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी, नेगोशिएबिलिटी ऑफ प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। हमने पढ़ा है इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ड्रंक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो ये सब माइनर नहीं होना चाहिए, ये सब कहाँ हो गए, कैपेसिटी टू पार्टीज में कवर हो गए। तो वो लोग लाइबिलिटी फॉर ड्रॉइंग से लेकर मेकिंग तक, एक्सेप्टेंस तक, एंडोर्समेंट तक, सब में हम देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से केपेबल है कि नहीं है। नेगेटिवली माइनर, लुनाटिक्स, idiots, drunken person otherwise disqualified by personal law do not incur any liability as parties to negotiable। हमें अपने एग्जाम्पल में देखा था वो माइनर की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या है, पर्सनल लॉ के हिसाब से केपेबल नहीं है टू एंटर इनटू अ contract, but incapacity of one person or more of the parties to negotiable instrument is no way diminishing the abilities and liabilities of the competent party। पर कहीं ना कहीं उसका पैसा तो उसको मिलना चाहिए जिसने ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हम उसकी लाइबिलिटी डिमिनिश नहीं कर रहे हैं, पर हाँ उसको लाइबिलिटी रहेंगे, कहीं ना कहीं उसको किसी और के थ्रू पैसा तो पे करवाना ही पड़ेगा। Where a minor is an endorser or pay or instrument which has been endorsed all the parties acceptance a minor in liable in the event of डिसऑनर। ठीक है, अभी क्या बोल दिया उन्होंने कि माइनर अगर एंडोर्सर है तो हम उसको डिसऑनर के लिए, लाइबल के लिए बात जरूर करेंगे। देखो, वेयर अ माइनर इज एंडोर्सर और पे, आपको क्या करना है, माइनर को पे, अभी उस टाइम तो उसके नाम पे आया था, हमारे केस में उसको पैसे मिलने थे, हमारे केस में माइनर को पैसे मिलने थे, माइनर ने देने नहीं थे। अभी जब माइनर ने देने हैं पैसे, ठीक है, तो अगर वो पैसे नहीं देगा, डिसऑनर करेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसको लाइबल ठहराएंगे, हम कोर्ट में उसको खड़ा करेंगे कि इसने हमें चेक इशू किया था, इससे मुझे पैसे वो देने हैं। ठीक है, वेयर अ माइनर इज द पे और एंडोर्सर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन एंडोर्स्ड बाय ऑल द पार्टीज एक्सेप्टिंग द माइनर। अब इसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे ए है, बी है, सी, डी। ठीक है, ये जो सी है ना वो माइनर है। ठीक है, ए ने किया है चेक, आगे ट्रांसफर, फिर इसने आगे एंडोर्स, फिर इसने आगे एंडोर्स। ए को पे करना है, ए के अकाउंट से पैसे कटेंगे, ए ने चेक साइन करके दिया, मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए ले लेना। बी ने बोला यार मेरे को भी सी को देना, सी तुम एक काम करना ए से ले लेना, माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब सी ने क्या किया, मेरे को भी डी को देना है तो तुम ए से ले लेना। अभी डी के पास पैसे नहीं आ पा रहे, डिसऑनरमेंट ऑफ चेक हो रहा है, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ऑल पार्टीज इन्वॉल्व है, सबने कहीं ना कहीं एंडोर्स किया है, तो इसमें आप माइनर को इग्नोर मत करो, इसमें आप उसको कोर्ट में खड़ा जरूर करो कि आपने मुझे ऐसा चेक दिया है जो डिसऑनर हुआ है। पैसे कौन भरेगा, ए। ठीक है, लेकिन ये हम चीज इग्नोर नहीं करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि माइनर की तरफ से एंडोर्समेंट हुआ था तो उसको हम डिमिनिश कर दे उसकी लाइबिलिटी। आप कोर्ट में खड़े हो गए, आपने ऐसा चेक दिया है जो डिसऑनर हो रहा। ठीक है, तो डी ए को जानता है क्या, नहीं जानता। डी किसको जानता है, सी को, तो डी सी को खड़ा जरूर करेगा। एक लाइन में उन्होंने ये चीज डाल दी है। अब आता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज में लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉअर, लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉई ऑफ चेक, और लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर, नोट, एक्सेप्टर ऑफ बिल, लाइबिलिटी ऑफ अ एंडोर्सर, लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज, लाइबिलिटी ऑफ इंटरसेल, लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट, एक्सेप्टर्स लाइबिलिटी ऑन अ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। अभी ना
जब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, उसके नीचे है लाइबिलिटीज। अब जब हम देख रहे हैं कि माइनर लाइबल होगा कि नहीं, हमारे जो एग्जाम्पल था, जो क्वेश्चन में आया था, उसमें कैसे क्लियरली उन्होंने बोला है कि सी को पैसे मिलने थे और वो जाके ओनर से पैसे ले लेगा। यहाँ पे भी सी को पैसे मिलने थे, पैसे वो किससे ले रहा है, ए से। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सी लाइबल है, ठीक है, लेकिन हम सी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं इस चीज में। बस ये समझो कि अगर सी माइनर है तो आप उसको पूरी तरह से छोड़ मत दो। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली समझा है कि आप उसको कभी भी लाइबल नहीं करा सकते। ये कहीं ना कहीं आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आप आगे आगे जा रहे हो, हम इसको लाइबल नहीं कर रहे, हम इससे पैसे नहीं निकलवा रहे, पर हम इसको रियलाइज करा रहे हैं कि आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था जो कि डिसऑनर हो गया है। तो आप चीज समझो कि डी को कहीं ना कहीं इसके पैसे मिलने हैं, आप ए से दिला के दो, या कोर्ट में प्रूफ कर दो कि सर वो मेरे पास बी से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनर को लाइबल नहीं ठहरा रहे हो, आप माइनर को क्या बोल रहे हो कि आप बस समझो कि आपने मुझे ऐसा चेक ट्रांसफर किया है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बट वो डिसऑनर हो गया है, तो आप प्रूफ कर दो कि ये चेक आपको किसी और पर्सन से आया था। अब हमने कहीं कहीं ऐसा देखा है कि माइनर्स नेसेसिटीज के लिए बिजनेस करते हैं, जब हमने वो पॉइंटर समझे थे। तो माइनर क्या बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या पे नहीं करेंगे, हमने देखा एक रीजनेबल प्राइस तो वो करेंगे। लास्ट में हमने ये भी देखा था कि अगर माइनर के अगेंस्ट कोई चीज माइनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है बिना उसमें रहे, बस झूठा बता के कि मैं मेजर हूँ, तो अगर आपने झूठा बता के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें तो आपको हम कोर्ट में तो खड़ा कर रहे हैं ना, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम आपको क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दो। तो इधर को वहां से थोड़ा लिंक करो कि यस माइनर कहीं ना कहीं, एक माइनर के पास कुछ भी नहीं है तो वो केस बिजनेस तो करेगा, वो कोर्ट में तो आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे कोर्ट में नहीं जा सकते, वो कोर्ट में आते हैं, उनको जेल या उनके ऊपर कॉम्पनसेशन नहीं डालते जस्ट बिकॉज ही इज अ माइनर। हमने एक बहुत बड़ा केस देखा था रेप का, बहुत ज्यादा मतलब फेमस था, उसमें एक माइनर भी इन्वॉल्व था, सबको वो हुई थी, फांसी लगी थी, उस माइनर को नहीं लगती। पर क्या वो कोर्ट नहीं आया, क्या उसने ये सब नहीं देखा कि क्या क्या चल रहा है? तो आप माइनर हो तो आप पूरी तरह से, हम आपको छोड़ नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज तुम 18 साल से छोटे हो तो तुम ऐसे काम करो, कोई बात नहीं, तुम्हें तो छूट है, ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे तो माइनर खराब हो जाएगा। माइनर को रियलाइज करने के लिए आपको उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। तो जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं तब भी ये समझ रहे हैं हम कि अगर माइनर, हमने क्लियरली ऊपर पढ़ा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आप नहीं कर सकते, माइनर इज नॉट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, but in some cases if he does, he enters into as a contract for negotiable and passes on a negotiable instrument, he can be liable only to appear before the court that you have presented a dishonored check, ठीक है। other than that जब माइनर के साथ आप कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं ना, आपने नेगेटिवली कॉन्ट्रैक्ट किया है। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये पॉजिटिव डील है क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास ऑफ करना? नहीं, क्लियरली वर्ड दिया है नेगेटिव, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये लोग केपेबल नहीं है। पर अगर आप कर ले रहे हो तो बाकी सबका तो नाम नहीं लिखा है, माइनर को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है क्योंकि हमने ये देखा है माइनर पार्टनर बन सकता है फॉर प्रॉफिट्स। तो जब आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हो, अगर उसने ऐसा है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया है तो क्या आप उसको लाइबिलिटी के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो वो चीज वहां पे एक्सप्लेन की। तो जब हम लाइबिलिटीज पढ़ रहे हैं तो ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी हो सकती है? जो ड्रॉ कर रहा है, बताओ। ड्रॉअर मतलब जो ड्रॉ कर रहा है। अब ड्रॉ में क्या आता है? द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर बाय द ड्रॉई और एक्सेप्टर thereof to compensate the holder provided holder in due course provided due notice of the dishonor have been given or received by the drawer। अभी क्या क्या हो रहा है? चेक आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, चेक ड्रॉ कर रहे हो, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए नहीं है तो आपकी लाइबिलिटी है, आप सामने वाले को कॉम्पनसेट करो, आपके पास नहीं है आप कैश दो, कोई और अकाउंट नंबर दो, आपको उसे पे करना पड़ेगा, आपके पास एक नोटिस आ जाता है डिसऑनर आपका चेक हुआ है। फिर द नेचर ऑफ द ड्रॉज लाइबिलिटी इज दैट ड्रॉइंग अ बिल ही अंडरटेक्स दैट इट इज अ ड्यू प्रेजेंटेशन। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर कौन होता है? जो सामने वाले, जिसको पैसे मिलने वाले होते हैं, है ना। तो उसकी लाइबिलिटी है कि आप प्रेजेंट करो, सर 3 महीने हो गए पैसे दे दो, एक्सेप्टेंस तो किया था आपने, ठीक है, तब आपकी लाइबिलिटी से वित्त नहीं है, आप याद तो दिलाओ हमें आपको पैसे देने, ठीक है। चेक के केस में क्या हो रहा है? उसने पैसे देने थे तो उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, नहीं थे तो वो लाइबल है टू कॉम्पनसेट। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है? आप खुद ही मांगने नहीं आए हमसे पैसे, आपकी लाइबिलिटी आप प्रेजेंट तो करो बिल ऑफ
ये बिल ऑफ एक्सचेंज। एक कच्चा, एक बिल जो वो वाला है कार्बन कॉपी वाला, वो रखते हो ना आप, और बिल ऑफ एक्सचेंज आगे देते हो, तो आप जाके उसको याद दिला दो, ये आपकी कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी है। हमेशा नहीं है, पर आपकी भी लाइबिलिटी। क्या आपने प्रेजेंट किया था? नहीं किया, तो आपकी लाइबिलिटी आप प्रेजेंट करो, ठीक है। अब आ जाता है लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ चेक। द ड्रॉई ऑफ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स of the drawer in his hands properly applicable to the payment of the such check must pay the check when duly required to do so. In default of such payment he shall compensate the drawer of any loss, damage or caused by such default. अब उल्टी बात बोल रहे उसी को ही। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग, जैसे ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज में समझो, जब आपने बैंक की बात हो रही है, ड्रॉई कौन होता है अपने चेक में? नहीं, एक पर्सन होता है जो चेक बनाता है, एक होता है बैंक, और एक होता है पेई। चेक के केस में 3 पार्टीज पड़ी है, ठीक है। जब भी ये सब पढ़ोगे ना, अपने एसेंशियल्स मत भूलना। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो, तब होता है ड्रॉअर, जो ड्रॉई को देता है कि आपको ये पैसे हमें देने हैं। इसको आप एक्सेप्टर बोलो, पेई बोलो, उस लोगों ने ऐसे स्लैश करके भी लिखा हुआ है एसेंशियल्स में। अभी जब ड्रॉई की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसने क्या करना है? पैसे देना है। अगर इसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो इसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक की भी गलती हो सकती है। बैंक ने ध्यान रखना है कि हमने जब आपको बोला है हमने इतना पैसा डिपॉजिट किया, तो हमारे अकाउंट में पैसे रखो, कहाँ गए, कैसे आ रहा है डिसऑनर का। आप बैंक की ड्यूटी है कि आप इस पर्सन को कॉम्पनसेट करो, क्योंकि मैंने तो अपने अकाउंट में डला रखे। कई बार बैंक का काम ही है ना, पैसे लेता है और सर्कुलेट करता है, तो आप मेरे अकाउंट में तो सफिशिएंट पैसा रखो, क्योंकि मैं तो आए दिन चेक साइन कर रहा हूँ। फिर लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर ऑफ द नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल। अभी क्या हो रहा है, दोनों चीजें सेम है। मेकर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है। तो प्रॉमिस करने वाले की क्या ड्यूटी है? मेच्योरिटी डेट पे पैसा दे दो, ठीक है, कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, ये मेकर बोलता है, तो आप इतना पैसा दे दो। एक्सेप्टर ऑफ बिल क्या करता है? मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं बिल एक्सेप्ट करता हूं, आपको 3 महीने में पैसे दे दूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? आपने पैसे दे रहे हैं। फिर लाइबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर। अब आप जब आगे ट्रांसफर करो, तो आप मेक श्योर करो, आप जिसका चेक ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले के पास उतना पैसा है, और आप भी सफिशिएंट हो। इफ नहीं है तो आप मुझे तो दे ही दोगे। तो अगर इधर पे लाइबिलिटी कैसे आ जाती है, जैसे कि ए है, ए ने बी को दिया, बी ने एंडोर्स किया सी को, सी ने देखा कि यार पैसे नहीं है अकाउंट में, तो बी की लाइबिलिटी अब शुरू होती है कि तुम अपने वाले को तो पैसे दे दो, हमें मतलब नहीं है, हम ए को नहीं जानते थे, हम तुम्हें जानते थे, हमने तुमसे डील की थी, तुम एंडोर्सर हो, तुम मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना कि इसके पास पैसे हैं कि नहीं, ये तो उसने सोचा ही होगा कि यार मैं तो डील करता हूँ, इसके पास होगा, पर अगर इसके पास पैसे नहीं आते तो एंडोर्सर लायबल होगा, क्योंकि उससे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। Liability of prior parties. Every prior party of negotiable instrument is liable thereon to holder in due course until the instrument is duly satisfied. बीच बीच में जो पार्टीज आती हैं वो क्या है? प्रायर लाइबिलिटी। अब आप जब आगे आगे, अब सी के बाद डी को चला जाएगा, डी के बाद ई को, ये लोग क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं लाइबल होंगे, क्योंकि जब जब इनके पैसे शुरू वाला बंदा नहीं देगा तो इनने देने पड़ेंगे ना। अब जैसे क्या हो गया, डी को पैसे देने, सी ने जब देख, डी आया इसके पास कि पैसे नहीं है, ये जाएगा बी के पास, भाई पैसे तो दो, ये जब इसको देगा तब तो ये इसको दे पाएगा ना। तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो भी कहाँ लाइबल होते रहेंगे। डायरेक्टली ए लाइबल तब हो रहा है जब ना इसने चेक किया, ये बैंक गया, इसने चेक किया कि यार चेक तो डिसऑनर हो गया, मतलब ये जिसका भी चेक है इसके अकाउंट में पैसे नहीं है। इसने क्या किया? सी को बोला, प्रायर पार्टी, उसकी प्रायर पार्टी, भाई पैसे चाहिए, ठीक है। उसने बोला ओ वो उसमें नहीं थे क्या, ठीक है रुक जा। ये एक और उसकी प्रायर पार्टी बी, ओ पैसे नहीं थे क्या, तो बी फिर फाइनली ए के पास जाएगा, भाई तेरा चेक डिसऑनर हो गया, वो तो डी तक पहुंच गया और तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो प्रायर पार्टी भी लाइबल होगी, क्योंकि हर कोई अपनी पार्टी को बोलेगा तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, जो तुमने चेक दिया उसमें पैसे नहीं है। Liabilities inter say various party to negotiable who are liable on stand on different footing with respect of nature of liability of each of them. ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है इस चीज से, प्रायर पार्टी से। अभी क्या हो रहा है कि ये लोग तो आपस में कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब ए के साइड से चालू हो जाता है, ए के साइड से चालू हो जाता है कि यार मेरे को ना यहाँ पैसे देने हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा, तू दे दे,
ठीक है, अभी क्या हो रहा है, सब ए तक आ गए, ए पैसे नहीं दे पा रहे, ए को समझ आ गया कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसने एक बंदा अपना खड़ा किया जी, ठीक है, कि मैं नहीं दे पा रहा हूं, तू दे दे। डी को पता चल गया, ठीक है, फाइनली पैसे ना जी से आएंगे, जी की लाइबिलिटी है अब। तो ये इसने इसके फुटिंग में अपने पैर डाले, ओके नाउ आई एम लाइबल फॉर ए, तो मैं बी सी सबकी लाइबिलिटी यहाँ पे पे ऑफ करता हूँ डायरेक्टली डी को पे करवा के, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ द फॉर्ज एंडोर्समेंट, ठीक है, अब आपके पास आया झूठी सिग्नेचर करके। एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एंडोर्स्ड इज नॉट रीलिव्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी बाय एनी रीजन दैट सच एंडोर्समेंट इज फ्रॉड फॉर्ज। हमने देखा अगर होल्डर ने गुड फेथ में लिया है तो हम उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इफ ही न्यू एंड हैड अ रीजन टू बिलीव दैट द एंडोर्समेंट टू बी फॉर्ज व्हेन ही एक्सेप्टेड द बिल, अगर आपको पता है कि ये फॉर्जरी होके आया है तो आप अपनी लायबिलिटी खुद ही देख लो, क्योंकि आपने फॉर्जरी सिग्नेचर वाला लिया है। जैसे सपोज क्या हुआ, समझो एच है और एस है, ठीक है, एच और एस है। एच को एक चेक मिला, ठीक है, उसमें 2 लाख रुपीज लगा, तो उसने पता किया किसका अकाउंट है, क्या है ये वो, उसने उसमें कुछ ऐसे रैंडम नाम लिखा था, अमित का होगा, उसको पता चल गया, उसने अमित का एक ऐसे ऐसे साइन कर लिया, कोइंसिडेंटली वो मैच कर गया, या उसने देख लिया होगा कभी बैंक पे। इसने एस को देखते टाइम बोला कि ये लो चेक, ठीक है, मैं तुम्हें एंडोर्स करता हूँ, मुझे कहीं से मिला, ऑब्वियसली ओरिजिनल तो है नहीं है, तुम इसमें ना मैंने फॉर्जी सिग्नेचर के लगा के देख लो, पैसे मिल गए, तो ठीक है। एस को क्या है, पता है कि फॉर्जरी वाला मिला है, तो वो एच के पास जाएगा लाइबिलिटी लेने, कहीं ना कहीं वो खुद ही लाइबल है, ठीक है, कि तुमने एक्सेप्ट किया है ऐसा एंडोर्समेंट जिसमें फॉर्जरी है, तो आप किसी और को क्या लाइबल ठहराओगे, आप खुद ही लाइबल हो, फॉर्ज सिग्नेचर वाला पैसा ले रहे हो, ठीक है। एक्सेप्टर्स लाइबिलिटी ऑन बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम, अभी नेम नहीं पता किसके नाम पे ड्रॉ किया है, पर आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टर हो, तो आपके पास आए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें आपका नाम नहीं लिखा था, पर भी आप लाइबल रहोगे, क्यों, क्योंकि आपने इसे एक्सेप्ट किया है। हमने देखा है कि यार ए ड्रॉ तो कर देता है, बी बोलते सर मेरा नाम मत ले कभी, किसी और का ले, क्योंकि मुझे वैसे भी किसी और से पैसे लेने, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट वहीं बन जाता है, तो जो जो एक्सेप्ट करेगा वो इसे लाइबिलिटी बन जाएगी, वो इसका पे ऑफ करेगा। बस इतना ही एक्सप्लेन, ठीक है। अब आ जाता है नेगोशिएबल और नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी। क्या होता है असाइनेबिलिटी, देखो ऊपर देखो, नेगोशिएशन यानी इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफर्ड बाय नेगोशिएशन और असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब जब आप किसी और को अपना राइट दे रहे हो, आप असाइन कर दे रहे हो किसी और को, ठीक है। नेगोशिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अ नोट, बिल और चेक फॉर वन पर्सन टू अनदर इन सच मैनर एज कन्वे टाइटल टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर द होल्डर देयर ऑफ। अब आपने क्या किया, नेगोशिएशन में एक चेक, बिल, ये सब किसी और पर्सन को दे दिया, वो पर्सन क्या बन गया, होल्डर फॉर दैट मोमेंट, और वो उसमें से पैसे रिकवर कर सकता है, उसके पास उसका पोजेशन और टाइटल है, ये हो गया negotiation. When the negotiable instrument is transferred by negotiation, the rights of the transferee may rise higher than those of a transferor. जब उस ट्रांसफरी के पास आ गया, अब उसके राइट्स बढ़ जाएंगे कि वो इसमें से कैसे भी पैसे निकलवा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग द negotiation. Where the transfer is made by assignment, the assignee has only those rights which the assigner possess. ठीक है। इन केस असाइनमेंट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय मींस द रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मैं तुम लोगों को बताती हूँ कैसे। एक आता है ट्रेडमार्क असाइनमेंट, ठीक है, आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, पहले इसको समझ लो तो असाइनमेंट समझ आ जाएगा। आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, सपोज कोई ब्रांड नेम बोल दो, नायका, ठीक है, नायका एक ब्रांड है, ठीक है, नायका एक ब्रांड नायका कंपनी में, नायका कंपनी का समझो निक्की कंपनी का है, फॉर एग्जाम्पल निक्की कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी है, उसने ये ब्रांड रजिस्टर किया। अभी क्या हो रहा है, निक्की कंपनी को लग रहा है कि यार मेरे पास एक ट्रेडमार्क नाम है, मैं अपने सारे बिजनेसेस ना कोई और कंपनी से चलाना चाहती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल उसने अब अपनी एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट की, प्रॉपर कंपनी इनकॉर्पोरेट की, जिसका नाम है सपोज श्रेया कंपनी लिमिटेड, कि मुझे नाम नहीं समझ, श्रेया कंपनी लिमिटेड बनाई। अब उसको क्या करना है, ये ट्रेडमार्क किसके नाम पे है, निकी कंपनी लिमिटेड। जब आपका ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट आता है ना, उसमें ऐसा लिखा रहता है योर ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड, ब्रॉड लेटर्स में बीच में नायका लिखा होगा और नीचे इन द नेम ऑफ
कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय एक किसी डायरेक्टर का नाम। अब आपको क्या करना है, इसे असाइन करना है, तो आपने एक असाइनमेंट अग्रीमेंट करना पड़ेगा इन दो कंपनी के बीच में। आप असाइनमेंट क्या दे रहे हो कि मेरा ट्रेडमार्क जो मेरे नाम पे है नायका, अब वो श्रेया कंपनी लिमिटेड का हो रहा है। उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिखोगे, ये नायका ब्रांड है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, वही वही काम तुम्हें करना है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, इसे आगे और तुम असाइन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस आप लिख देते हो असाइनमेंट अग्रीमेंट में जब आप अपना ट्रेडमार्क देते हो। ऐसे ही अगर आप अपना नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट को असाइन कर रहे हो किसी और पर्सन को, तो आप क्लियरली बोल सकते हो इसे आगे एंडोर्स नहीं करना। इसमें लिखा है इसी अकाउंट पे ही को जा रहा है, तो मेरे अकाउंट में ही, पर मैं तुम्हें असाइन कर दूं, मैं अपने बैंक को बोल दूंगा, फिर ये तुम्हारे पास पैसा तुम्हारे पास अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा, पर तुम इसे चेक को आगे यूज नहीं कर सकते। तो वही ना कहीं उसमें भी मेरे राइट्स किसी और को ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ओनली उतने जितने मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किए हैं। ठीक है, तो आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन उतनी टर्म्स में जितना मैं पोजेशन देना चाहती हूँ। और ये हमेशा रजिस्टर्ड और रिटन अग्रीमेंट में होता है। किसी को दे रहे, अब जैसे आप, जैसे नेगोशिएशन में क्या होता है, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैंने तुमको दिया, तुम किसी को भी जाके दो। लेकिन जब मैं असाइनमेंट का तुम्हारे साथ रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना रही हूँ, जिसमें मैं लिख दे रही हूँ मेरे नाम पे जितने चेक आएंगे वो तुम्हारे, तो मैं अपने वही वाले चेक्स तुम्हें असाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो बाकी जैसे मेरे बहुत सारे डीलर्स हैं मेरे, ठीक है, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करती हूँ, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। मैंने असाइनमेंट दे दिया कि सुनना, डी कंपनी के जितने चेक्स आएंगे ना वो सारे मानसी को जाएंगे। हम दोनों ने एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बनाया, साइन किया दोनों ने, ठीक है, डी कंपनी का मानसी को, डी कंपनी का मानसी को। बी कंपनी का आके बोलेगी क्या दो, डी से नहीं आया बी वाला दे दो, नहीं, असाइनमेंट में डी वाली कंपनी का लिखा था, तो तुमको सिर्फ वही वाले चेक्स ही मिलेंगे। ये होता है असाइनमेंट। तो मैंने अपनी डी वाली कंपनी से जो मुझे चेक्स आ रहे हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो प्रॉमिस आ रहे हैं, वो सारे मैंने अपने राइट्स किसी और पर्सन को दे दिए। वो जाके अपना अग्रीमेंट कहीं पे भी शो करेगी और बोलेगी देखो इनके नाम पे है, लेकिन ये सारे चेक्स मेरे हैं, हमारे पास असाइनमेंट अग्रीमेंट है। मैं इनका वो पॉइंटर्स वाला डिफरेंस तुमको शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो इसमें ऐसा दिया है, नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी। इंपॉर्टेंस और डिलीवरी एक बार रीड कर लेना। तो यार एजेंट को पैसे थोड़ी मिलने हैं, पर असाइनमेंट में आप अब दे सकते हो ऑब्वियसली, पर आप एजेंट है आपका, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए चेक कलेक्ट करेगा, आप एजेंट को पैसे क्यों दोगे। हाँ, कर सकते हो आप कि फॉर टाइमिंग ये पोजेशन इसके पास है, फिर मेरा उसके साथ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उसके बाद पैसा मेरे पास अल्टीमेटली आना चाहिए। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया कि एक साल में जितने चेक्स आएंगे, सुन तुझे कलेक्ट करने हैं, मैं तुझे असाइनमेंट का राइट दे रहा हूँ, तो तुम जाके ये अग्रीमेंट के थ्रू अपने राइट्स प्रूफ कर सकते हो। और मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया, लेकिन इसका इतना पैसा मैं लूंगा, 20% तुम रख सकते हो, जैसे ब्रोकर्स वगैरह करते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन बाय मोर डिलीवरी कुछ नहीं, जैसे ही वो पेबल हो जाता है, जैसे ही वो ड्यू हो जाता है, तब आपकी डिलीवरी हो गई है, आपको उसे पे करना है। और ये तुमको एक बार रीड करना है, नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, उसी से ही लिंक्ड है। फिर हम कल एंडोर्समेंट पढ़ेंगे। ठीक है।